चलिए चलिए, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक फटाफट से अभी तक हमने जितना भी करा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, देन क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करी थी, याद है बेटा आपको? और मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज एच में बताया था, which is an agreement which is enforceable by law। दो कंपोनेंट है, एग्रीमेंट which is enforceable by law, एग्रीमेंट which is enforceable by law। तो दो चीज आई सर, एग्रीमेंट क्या होता है, लॉ में enforceability क्या होती है। तो मैंने एग्रीमेंट का मतलब बताया। एग्रीमेंट वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई। सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट बोला कि भैया एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। याद रखना, कोई एक प्रॉमिस हो सकता है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो सकते हैं जो फॉर्म करेंगे कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये बात याद रखिए। अब सर प्रॉमिस क्या होता है वो भी आपको बताया बेटा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बिकम अ प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन है तो बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर एक चीज और बच गई थी, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब सर एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है जहां पे आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस करने से मना करती है तो सामने वाला पर्सन लीगल एक्शन लेने के केपेबल है। इसका मतलब इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है। तो ये चीज जो है ये हमने देखी थी कि जितने भी लीगल एग्रीमेंट होते हैं उनमें होती है, लेकिन जो सोशल एग्रीमेंट होते थे, डिनर पे इनवाइट करना, शादी में इनवाइट करना, उनमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होता। तो वो सारे एग्रीमेंट तो है बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा? वेरी गुड। उसके बाद मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताया। पहली बात, एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। स्कोप की बात करें तो बेटा जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्रीमेंट में लीगल प्लस सोशल दोनों एग्रीमेंट आएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो, क्योंकि ये सिर्फ वही एग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, मतलब इसमें सोशल एग्रीमेंट नहीं आते। थर्ड था लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी ही होगी। और लास्ट नेचर, जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपल्सरी एग्रीमेंट होंगे। ये बात भी बताई थी मैंने आपको, है ना? वेरी गुड। उसके बाद हम लेते हैं सेक्शन 10 विच इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन मिल जाता है, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में दो केस है, या तो वो लॉ में इन्फोर्सेबल होगा या वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है तो बनता है वॉइड एग्रीमेंट, और अगर लॉ में इन्फोर्सेबल तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को क्या कर दे, फुलफिल। फर्स्ट में रखिए, अब ये सारे एसेंशियल 10-11 पॉइंट थे टोटल मैंने बताया। दूसरा वॉइड एग्रीमेंट भी मैंने बताया थोड़ा बहुत, वही वॉइड एग्रीमेंट अभी मैंने डेफिनेशन तो नहीं बताई, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, वॉइड एग्रीमेंट बनता है जब अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हो। यानी अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, अगर आपका पर्पस अनलॉफुल है, स्मगलिंग, मर्डर, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, ये क्या होता है हम देखेंगे। और लास्ट वॉइडेबल, ये तो आपको हमने क्वेश्चन बताया, जब कंसेंट फ्री नहीं होती। 5 केस याद है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल बिकॉज कंसेंट इज नॉट फ्री। ठीक है, तो हमने 10 पॉइंट आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10, 10 पॉइंट। ठीक है, पहला, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। सेकंड क्या होना चाहिए बेटा, फ्री कंसेंट, वॉइडेबल हो जाएगा। थर्ड, कैपेसिटीज, 3 लोग कैपेबल थे, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टी के लिए, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, है ना? उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, कंसिडरेशन वो लॉफुल होना चाहिए। कुछ भी भाई प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। किसी और लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दो पार्टीज होगी, एक पार्टी से कैसे होगा, एक प्रोविजन और एक प्रोमिसी। उसके बाद पार्टीज मस्ट एग्री टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है, कोई हिडन, कोई वेग टर्म है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानोगे। जैसे ऑयल वाला एग्जांपल याद है, 3 ऑयल में डील करता था, आपने बोला ऑयल दे दो, अब कौन सा वाला ऑयल बताया क्या, नहीं। और लास्ट, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म। आप कोई इम्पॉसिबल बात करो, मुर्दे में जान डालना, चांद तारे तोड़ लिया, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन। क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद हम लास्ट क्लास आए थे, हाँ जी,
हाँ बेटा, ट्रेडिंग विद एनिमी, मान ले, जैसे एक डिस्क्वालिफिकेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई पर्सन है, चाइना और इंडिया की वॉर चल रही है, अब उस टाइम पे ना बिना गवर्नमेंट की परमिशन से आज चाइना के जितने भी लोग हैं ना, वो आपके ना एनिमी बन चुके हैं। जब दो कंट्रीज की वॉर होती है तो दूसरी कंट्री के लोग हमारे एनिमी बन जाते हैं। अगर उस टाइम पे विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी बाइंग सेलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट परमिटेबल, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर आपको उस टाइम पे वॉर के टाइम पे किसी उस कंट्री से ट्रेड करना है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेने पड़ेंगे पहले। और अगर आप विदाउट गवर्नमेंट कर लोगे तो वो ट्रेडिंग विद एनिमी हो जाता है, और ट्रेडिंग विद एनिमी जो है वो डिस्क्वालिफाइड। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो जेल में है, अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट चल रही है, अभी उसकी जेल की पीरियड चल रहा है, उसके टाइम पे अभी वो डिस्क्वालिफाइड, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना कैपेसिटी वाला, तो डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट है, उसकी पूरी लिस्ट बताएंगे क्या। ठीक है, चलो। फिर आता है टाइप्स। बेटा कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप होते हैं? तीन। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ये सारे टाइप छह। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 1 2 3 4 चार टाइप। और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मींस बायलैटरल और यूनिलैटरल। तो आज हमें सारे टाइप्स करने हैं बेटा अच्छे से। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज ये करके ही आपका होमवर्क है कि आज क्लास में इन सब के आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि बेटा पेपर में फेवरेट क्वेश्चन पे लेके वो चार आपको कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल देगा और बोलेगा कैटेगराइज करो कि कौन सा वैलिड है, कौन सा वॉइड है, कौन सा वर्डेबल है, कौन सा इम्प्लाइड है, कौन सा एग्जीक्यूटेड है। समझ आ रहा है? तो आपको ना कैटेगराइज करने बोलते हैं सबसे ज्यादा इसी वाले में, वैलिड वर्ड लैंग्वेज। तो आप एग्जाम्पल जाके ना बुक में जो एग्जाम्पल है वही वो आपको देगा पेपर में, उसके अलावा कोई नहीं देगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम बेटा स्टार्ट करें। आप सबसे पहले आप आज के लिए हेडिंग डालना, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। तो जो पहला हेडिंग है बेटा, पहला हेडिंग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। पहला हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। बेटा वैलिडिटी बोलो या इनफोर्सिबिलिटी बोलो, एक ही बात। और कितने टाइप लिखा है देखने? छह। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। छह टाइप है, एक एक करके फटाफट डेफिनेशन लिखना, क्योंकि ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले लिखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यार आप बताइए ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारे सेक्शन 10 के असेंशन को क्या कर दे? फुलफिल। खत्म बात। तो आप लिखेंगे बेटा an agreement which is binding and enforceable is a valid contract, comma, it contains all the essential elements of a valid contract. ठीक है? An agreement which is binding and enforceable is a valid contract and it contains all essential elements of a valid contract. क्या कोई दिक्कत? देखिए आज बेटा होमवर्क है, सिंधी ध्यान रखियो, बुक के सारे एग्जाम्पल लेकर आए हैं, सारे फर्स्ट चैप्टर में जितने भी, जितना भी हमने जहां तक भी टॉपिक पढ़ा, वहां तक के जितने भी बीच बीच में एग्जाम्पल होंगे बॉक्स में, सारे पढ़ के आने। ठीक है ना? और समझना है, जहां पे डाउट है मुझसे पूछना है। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 2 दैट इज void contracts। पॉइंट नंबर 2 है
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे सर याद रखना, यहां पे आता है एक नया चीज विच इज सेक्शन 2 क्लॉज जे। सेक्शन 2 क्लॉज एच पड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज ई पड़ा एग्रीमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज बी बताया था बीच में प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस का होता है वो, वेरी गुड। और सेक्शन 2 क्लॉज जे वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें लिखना क्या होता है, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज जे लिखो, अ कॉन्ट्रैक्ट which contract which ceases to be enforceable by law। बेटा यही वर्ड याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void, becomes void, full stop। Thus a void contract is one which cannot be enforced by law। बेटा मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड है ceases to be enforceable by law। जब कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट cease to be enforceable by law, मतलब वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, उसे बोलते हैं वॉइड। आपको समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझाता हूँ क्या बोल, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, अब यश भाई बेटा मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे मिस्टर ए है और ये हमारे मिस्टर बी है, ठीक है, कोई दिक्कत। बेटा मिस्टर ए ने बी को एक ऑफर दिया, मिस्टर ए ने बेटा बी को क्या दिया, ऑफर दिया। तो आपको याद है बेटा संदीप, ये बेटा कौन हो गया, ये हो गया ऑफरर और ये हो गया ऑफरी, वेरी गुड, ऑफरी। प्रोमिसर प्रोमिसरी भी बोल सकते हो। सर ऑफर क्या था बेटा, ऑफर ये था कि ए ने बोला बी भाई, ये ना बी जो है ना ये बुक राइटर है। संदीप क्या है बेटा, ये बुक राइटर, बुक लिखता है, या कोई आर्टिस्ट है पेंटिंग बनाता है, बट कुछ भी ले लो। ऑफर दिया कि भैया आप जो है ना मेरे लिए एक बुक राइट कर दो, क्या कर दो, बुक राइट, और जिसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा। बेटा ऑफर क्लियर है, बुक बता दी, सर्टेन है, क्या बुक लिखना पॉसिबल है, पॉसिबल भी है, दोनों पार्टीज एज्यूम कर रहे हैं कैपेबल है, मतलब मेजर है, साउंड माइंड है, दोनों की कंसेंट है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एकदम बढ़िया, सारे एसेंशियल फुलफिल है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वैलिड। और इसने एक्सेप्टेंस दे दी, बेटा ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन है, बुक मिल रही है, पैसा मिल रहा है, एग्रीमेंट हो गया। क्या बुक लिखने की जो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है क्या लॉ में इन्फोर्सेबल होगा, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, केपेबल है, सब कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल है। लेकिन ड्यू टू सम मिस हैपनिंग, बेटा आज कॉन्ट्रैक्ट बनने के आफ्टर 1 मंथ, ये बुक पे काम ही कर रहा था, आफ्टर 1 मंथ बेटा मिस्टर बी डाइस, अब इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब मुझे बस इतना बता दो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, वैलिड, बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और सारे एसेंशियल क्या थे, फुलफिल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू सम मिस हैपनिंग, अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। सर क्यों नहीं है, बेटा डेथ हो गई,
समझ, अगर ये आर्टिस्ट है, पेंटिंग बना रहा है, बुक लिख रहा है और इसकी डेथ हो गई, अरे यार अब ये क्या कोई लीगल एक्शन ले सकता है? किसके पास जाएगा? आत्मा से थोड़ी पैसे मांगेगा। बात समझ आ रही है? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले वैलिड था, लेकिन कुछ होने के बच्चे अब ये लॉ में इन्फोर्सेबल होना बंद हो गया। इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड लिखा था विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वर्ड देखना बेटा, सीज मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। सीज मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाना, बंद हो जाना। तो वो लॉ में पहले तो इन्फोर्सेबल था संदीप, लेकिन अब ड्यू टू सम रीजन, अब यहाँ पे रीजन क्या है? डेथ। डेथ। अच्छा एक और रीजन दू, एक और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन लॉ। यश और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा। मैं जो था मैं फर्नीचर, और यश हिमाचल में ना बहुत बड़ा वुड का सप्लायर, लकड़ी होता है ना, पेड़ काटता सप्लाई करता है, मैं फर्नीचर वाला। तो मैंने यश बोला यश पूरे साल में मुझे ना 15 टन लकड़ी चाहिए, तो क्या करेगा? हमने डिसाइड करा, एग्रीमेंट बना, सब डिसाइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के 1 महीने बाद हिमाचल की गवर्नमेंट ने इशू करा सर्कुलर कि आज से हिमाचल में पेड़ काटना बैन। अब देखो, इसकी गलती क्या? मेरी गलती क्या? अबे कॉन्ट्रैक्ट बना था, वैलिड, लॉ में इन्फोर्सेबल था, बट ड्यू टू सम रीजन, अब वो रीजन का डेथ रीजन है, वो है चेंज इन लॉ। बेटा स्टैट्यूट या लॉ में ही चेंज आ गया, और अब अगर वो बैन है तो अब आपका एग्रीमेंट का लॉ में इन्फोर्सेबल है या वो ट्रू टू इन्फोर्सेबल हो गया? अब अगर ये मान लो अब ये लकड़ी सप्लाई नहीं करेगा तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा कि भाई इसने पैसे लिए लकड़ी सप्लाई नहीं कर रहा है। कोर्ट कहेगा भाई इसकी क्या गलती है? अब ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं, क्योंकि लॉ ही चेंज हो गया। अब वहां लकड़ी काटना मना है, तो आप कैसे काट लोगे? समझ आया? तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पहले इन्फोर्सेबल था, बट ड्यू टू सम रीजन अब वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, वो डेथ हो सकता है, वो चेंज इन लॉ हो सकता है, एंड देयर आर एक केस मैंने आपको हाइपोथेटिकली बता दिया था, जब ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? अनलॉफुल। एक केस वो बता दिया है ना। और भी बहुत सारे केस है, पूरे एक्ट में हम पढ़ेंगे अच्छे से, बट मेरे हिसाब से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ आया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करता है एंड इट इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बोला? सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू डेथ और ड्यू टू चेंज इन लॉ और एनी अदर। एग्जांपल नोट कर लो। डेथ के बाद आप क्या बोलोगे? नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. Now the contract will become void. क्या ये बात समझ आती है? अब ये रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वो ऐसा रीजन होना चाहिए जो दोनों के हाथ में है। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कोई गुड सप्लाई करने का प्रॉमिस था, और मान लो गुड सप्लाई करने से पहले में आग लग गई। अब भाई आग लग गई, भाई मिसाल नहीं हो गई, अब क्या हो गया? void। समझे? चलो नोट कर लिया आपने? हाँ एग्जाम्पल क्या है, वही वही एग्जाम्पल नोट किया है। ये जो ड्राइंग ड्राइंग बनाई नोट कर। चलो नेक्स्ट आ रहा है बेटा लिस्ट में, वैलिड, वॉइड, और इन दोनों के बाद जो थर्ड पॉइंट था हमारा, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का सेक्शन 2 क्लॉज जी। अब वॉइडेबल देख लो बेटा, ऑल्दो क्या संदीप आपको वॉइडेबल पता है बेटा क्या था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही केस में बनेगा, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री।
फ्री कंसेंट नहीं होती, और वो 5 केस में नहीं होती। अगर कोवर्जन है, इंड्यू है, फ्रॉड है, वो 5 केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना, मतलब इन 5 केसेस में डीम्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइडेबल। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ 5 ही रीजन है, और इसका हमें डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज आई, एच कॉन्ट्रैक्ट, ई एग्रीमेंट, बी प्रॉमिस एक्सेप्टेंस, जे वॉइड, और आई। हाँ, एक बार जब चैप्टर खत्म है, टेंशन नहीं लेना, मैंने ए से पूरी लिस्ट बना दूंगा, ए बी सी डी करके, तो वैसे ज्यादा बेटर याद है, तो शफल्ड। सेक्शन 2 क्लॉज आई क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एन एग्रीमेंट, ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है बट कोई दिक्कत नहीं, एन एग्रीमेंट विच इज which is enforceable by law at the option of one or more parties. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, comma, but not at the option of the aggrieved party, but not at the option of the aggrieved party is a voidable contract. सर मां कसम, आपने जब समझाया था इतना सिंपल लग रहा था, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज आई में तो क्या ही बोल दिया, कुछ समझ नहीं आता बेटा, यही तो टेक्निकलिटी है, और आपको पेपर में यही लिखना है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल है, समझाऊंगा तो सर क्या है। कह रहे हैं एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। ठीक है बेटा, पहले तो अंडरलाइन करना, अग्रीव पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी होता है ऐसा पार्टी जो सफर करता है लॉस, जो सफर करता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट में जिसका लॉस हो रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है, उसको है, जिसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी फालतू नुकसान हो रहा है। अब सर आपने तो वॉइडेबल बड़ा सिंपल बताया, जब कंसेंट फ्री नहीं, बेटा यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, पर थोड़ा घुमा फिरा के बोल। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसी में आगे लिखवाता हूं, ये पॉइंट लिखे ना, अब हम आगे लिखते हैं। when consent of the parties when when consent of the parties under a contract is not free, comma, जब consent of the parties under contract is not free, then contract will become a voidable contract। जब बेटा कंसेंट क्या नहीं होगी, अंडरलाइन कर लेना, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हमें से कैसा मिलेगा, वॉइडेबल। अब बात आती है सर कंसेंट कब फ्री होगी, तो बेटा देखो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, as per Indian Contract Act 1872, consent of the parties, consent of the parties under a contract is not free, is not free when it is caused by, point number A, coercion,
बी undue influence, सी fraud, डी misrepresentation, and last is what? E, that is mistake. बेटा क्या ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी? अब देखो वर्ड कैसे बोल रहा है। यस देख वर्ड कैसे बोल रहा है। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पता क्या बोला है? कंसेंट ऑफ द पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज फॉर्स्ड बाय दीज फाइव। मतलब अगर आपने किसी पार्टी की कंसेंट इन मेथड से ली है तो हम उसे फ्री नहीं मानेंगे। और अगर फ्री नहीं मानेंगे तो जब कंसेंट फ्री नहीं होती उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल। अब देख ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये लैंग्वेज आप पेपर में यूज करोगे ऑब्वियसली, लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे ना प्रोविजन, यू हैव टू स्टार्ट प्रोविजन विद दिस लैंग्वेज। और ये कोई टिपिकल नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको अपना समझ आएगा। लेकिन ये मेन डेफिनेशन है, ये तो बताना पड़ेगा। उसके बाद आप इस डेफिनेशन पे भी जा सकते हो, ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का ही कंटेंट है। लेकिन पहले आपको ये लिखना पड़ेगा और ये वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये लर्न करना। ठीक है, पहले बताइए ये समझ आया क्या बोले डेफिनेशन? अभी इसको हम और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, बट पहले क्या होता? ऐसा एग्रीमेंट यस जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। फिर से रिपीट करो, एग्रीमेंट जो लॉ में इनफोर्सेबल है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। सेकंड क्या बोला भैया? अगर कंसेंट फ्री नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बनता है। सर कंसेंट फ्री कब नहीं हुआ? तो बेटा कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय इन पांच तरीके से। अब ये पांचों तरीके मैंने आपको बताया चैप्टर में पढ़ने, इनसे क्वेश्चन आता है 8 नंबर का 7 नंबर का। लेकिन मुझे अभी समझाने की ना, मैं एक पॉइंट बता देता हूं बस, एक कोअर्जन। बेटा कोअर्जन होता है, पहली बात कोअर्जन में कंसेंट फ्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोअर्जन इन्वॉल्व्स, अब यहां पे लिख लो, इन्वॉल्व्स फिजिकल थ्रेट। अगर आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेट देके कंसेंट लेकर आ रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोअर्जन। अब खुद बताओ यार, अगर मैंने संदीप आपको जो है आपके सर पे गन रख दी, उसके बाद मैं आपको बोल रहा भाई अपना घर जो है बेच दे 5 रुपए, 5 रुपए में, तो क्या यहाँ पे ये फेयर चीज है? क्या आप कंसेंट फ्रीली दे रहे हो? आप पे एक गन का इन्फ्लुएंस है ना, तो कैसे फ्री कंसेंट होगी? अब देखो वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। पहले इतना लिखा आपने, अब ध्यान से समझना। बेटा छोटा भीम देखे, छोटा भीम, बचपन में छोटा भीम, अबे यार छोटा भीम तो सबने देखा होगा, है ना छोटा भीम। उसमें राजू भी था एक, पता नहीं बेशरम बच्चा था, चिड्डी में घूमता रहता था, पूरे पूरे वाले कपड़े नहीं पहने। ठीक है, चुटकी थी, एक कालिया था, काली के साथ ढोलू बोलू थे, याद है ना तेरे टच? ठीक है, तो बेटा एक दिन की कहानी सुनाता तो मैं क्या हुआ। बेटा यहाँ पे ना, ये है हमारा कालिया, ब्लैक से बना हुआ, रेसिज्म। ये हमारा कालिया, ठीक है। अब थोड़ा वैसे तो हेल्दी था भाई, बट हमने ऐसा ना कालिया भैया, ये है कालिया। अब बेटा एक बात बताओ, आज बचपन में तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कालिया जो है ना वो चुटकी को लाइक करता था, और चुटकी किसको लाइक करती थी? भीम, है ना। और भीम किसको लाइक करता था? राजकुमार। ये इसलिए कहीं पे देखा, इसलिए भाई बढ़िया तरीके से कहीं पे सब कुछ पता है। ये साइकिल स्क्वायर बना था, कालिया चुटकी को चुटकी, भीम को भीम, हिंदू मत हिंदू मत में पैसा बोला भाई, भीम थोड़ा, भीम को बता था लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये कालिया, बेटा कालिया जो है ना फुल एकदम प्लान के साथ बेटा 14 फेब का वेट कर रहा था। संदीप क्या होता है बेटा 14 फेब को? अबे रहने दो, हंस रहा है मुझे, तुझे सब पता है। बेटा 14 फेब का वेट कर रहा था, इसने डिसाइड किया भाई 14 फेब को वैलेंटाइन डायमंड रिंग लेकर आऊंगा। कैसी रिंग बेटा? डायमंड रिंग लेकर आऊंगा, डायमंड रिंग। देख रहे हो कितनी बड़ी डायमंड रिंग है, 50 लाख की। और अपने प्यार का इजहार कर दूंगा चुटकी को। ठीक है, ये बेटा चुटकी है, मान लो हम, ये कौन है? ये है चुटकी। अब हमारा जो भीम भैया है, भीम भैया जाते हैं चुटकी के पास, मतलब ये डिसाइड कर रहे होते, इन्होंने सोचा होता है कि भैया मैं जो है आपको यहाँ पे 14 फेब को क्या कर दूंगा? प्रपोज। और फिर क्या होगी बेटा? शादी होगी हमारी।
ऐसे सब दिमाग में सोच रहा है काम। ठीक है, तो ये गया रिंग परचेज कर गया 50 लाख की, भाई अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग यूज करी, टुनटुन मौसों से पैसे लिए थोड़े, और डब्ल्यू बोलू से पैसे लिए, सबसे पैसे जोरदार के लेंगे, और एक प्रपोज करने जा रहा हूँ, अभी सस्ते में होकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही पता लगता है ढोलू बोलू को, तो तुम्हें पता है वो तो पिटवाने के चक्कर में होते कालिया, वो डाले फटाफट छोटा भीम के पास, और छोटा भीम कहते भाई कालिया का ऐसा प्लान है, तेरा पत्ता काट रहा है, अब तू देख ले। फिर कालिया जाता है लड्डू वड्डू खाता है, तुम्हें पता है लड्डू खा के भीम क्या करता है, पी लेगा। अब यहाँ पे ये कौन है बेटा हमारा, ये हमारा भीम, छोटा भीम। अब जैसे ही भीम की नॉलेज में ही आता है कि प्रपोजल होने वाला है, ऐसे ऐसे कह रहा है मेरा पत्ता काटेगा, बेटा भीम गया किसके पास, भीम गया कालिया के पास, और कालिया से बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फुल रिस्पेक्ट में कालिया को बोलता है, कालिया बेटा कहाँ जा रहे हो, कालिया ने कहा भाई मैं काम से जा रहा हूँ, प्रपोज करने जा रहा हूँ रिंग लेके। तो कालिया ने बोला एक काम कर बेटा, भीम ने बोला एक काम कर बेटा, मैं तेरे को देता हूँ ऑफर, क्या देता हूँ, कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, ऑफर दूंगा कि अपनी जो रिंग है ना, रिंग रिंग को सेल कर दे, कितने की थी, 50 लाख। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने मैंने बोला था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट तभी तो बनेगा ना, कंसिडरेशन नहीं है तब तो बन नहीं पाएगा। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं छीन नहीं रहा, रिंग सेल कर दे 50 रुपए में। बेटा मनी तो इन्वॉल्व है ना, अब कंसिडरेशन कितनी भी हो फर्क क्या पड़ता है, मनी इन्वॉल्व है। इसे ऑफर दे दो रिंग सेल 50 रुपए में, ताली अगर मैं पागल है 50 रुपए में क्यों सेल करूंगा, 50 लाख के रिंग प्रपोजल करूंगा। बेटा तभी छोटा भीम ने अपने हाथ में पिस्टल निकाल ली, ये इसके हाथ पिस्टल, और अब छोटा भीम ने बोला अब बता कालिया क्या बोल, बेचेगा नहीं बेचेगा, अब बेटा आप बताओ कालिया को क्या करना चाहिए, प्रपोजल पे ध्यान देना चाहिए, जान पे ध्यान देना चाहिए, जान पे। तो बेटा ना चाहते हुए भी कालिया ने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, ना चाहते हुए भी कालिया ने क्या दे दी बेटा, एक्सेप्टेंस दे दी। अब आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो बना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो बनाए, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, और रिंग सेल परचेज करना क्या लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, है कोई दिक्कत थोड़ी, सोशल एग्रीमेंट थोड़ी, भाई परचेज कर रहे हो आप रिंग 50 कितने भी करो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे कालिया की कंसेंट फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होगा संदीप, यहाँ पे बेटा कालिया का फ्री कंसेंट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय क्या यूज करा है, कोवर्जन यूज करा है। सर आपने फिजिकल थ्रेट दिया है किसी और को या अपने आप को, कैसे भी, बात समझ आ रही क्या, कोई दिक्कत। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ आ गया है ना। अब देखो इसी से मैं डेफिनेशन बनाऊं, जो डेफिनेशन वो सब तो आपको पता है, मैं डेफिनेशन को समझाना चाहता हूं। डेफिनेशन ने बोला सेक्शन 2 क्लॉज आर्गुमेंट होता है an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law। बेटा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इस डेफिनेशन को पढ़ के क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हाट इज दैट, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, क्या होता है ये, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, मतलब यहाँ पे जब कालिया कोर्ट के पास गया ना, अभी तो डरा इसने रिंग दे दी, बाद में हो गया कोर्ट के पास, और कोर्ट में बोल रहा है कि इसने ना वन दिखाई दी ऐसे करके, इसने मेरी कंसेंट फ्री के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इस सिचुएशन में आप समझना क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में सर जब जब जो कोर्ट में जज बैठे हैं वो भीम से पूछेंगे, भीम से कि भीम तूने क्या इस पे फ्री कंसेंट का करा था, कुछ कोवर्जन लगाया था, क्या तूने सब कुछ सही करा था, तो बात बताओ क्या भीम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलेगा या वॉइडेबल बोलेगा, भीम भीम वैलिड, अरे वो बताएंगे कोर्ट में कि भाई मैंने तो गन लगाई थी, मैं तो कंसेंट फ्री नहीं करवाया था, मैं तो कोवर्जन लिया था या फ्रॉड करा था, क्या भीम के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है, यस भीम तो बोलेगा ना कोर्ट में, भीम क्या ये बताएगा मैंने गन निकाली थी। तो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है, बिल्कुल सही वैलिड है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, मतलब भीम तो हमेशा बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वैलिड,
लेकिन जब आप कालिया कालिया कौन है यहाँ पे, अग्रीड पार्टी जिसने लॉ सफर करा है, जब आप उससे पूछोगे तो उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ एनफोर्सेबल, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टी है, एक पार्टी के हिसाब से एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल है, ये पता है कौन सी पार्टी होगी, जिसने कोवर्जन का यूज किया होगा। बट दूसरी पार्टी जो अग्री है, जिसने लॉस सफर करा है, जिसपे कोवर्जन का यूज हुआ है, उसके ऑप्शन पे इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, उसे बोलते हैं वॉइडेबल। जिसे इस केस में डीन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉ में एनफोर्सेबल होगा। वो कोर्ट में कहेगा भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो उससे प्यार से पूछा, बहुत प्यार से पूछा था, पप्पी ले ली थी इसकी, इसने अपने आप ही हाँ कर दी। लेकिन जब कालिया से आप पूछोगे, कालिया के तो नहीं पूछा, मेरे को तो इसने गंदे भाई झूठ बोल रहा है, समझ आ रही है, क्लियर है एकदम। तो ये बेटा आपका थर्ड कॉन्सेप्ट ही खत्म होता है। मैंने आपको वैलिड बता दिया, वॉइड बता दिया और क्या बता दिया, वॉइड वॉइड। क्लियर है? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। 110% भाई, पक्की बात एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या लिस्ट में कौन है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट, लिखो फटाफट। एक एक लाइन में खत्म कर दूंगा फटाफट, एक लाइन में बस। पॉइंट नंबर 4, void agreement बेटा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, याद है आपको, पहले ही बताया था क्या, हाँ जी, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। बेटा प्लीज आप ना कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना, जैसे क्या बेटा क्या करो, वॉइड जो था ना वॉइड, वो ना सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल था, मतलब जब बन रहा था तब तो लॉ में एनफोर्सेबल था, लेकिन बाद में चेंज इन लॉ हो गया, डेथ हो गई, फायर हो गई, इसकी वजह से अब सीज टू बी एनफोर्सेबल हो गया। ये क्या है, ये क्या है, ये तो जब बन रहा है उसी टाइम पे लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको खाने के लिए इनवाइट करा, अब जब मैंने पूछा उसी टाइम से लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। वॉइड वन पहले एनफोर्सेबल था बट ड्यू टू सम हैप्पेनिंग वो एनफोर्सेबल नहीं। और वॉइड में क्या, सर ये एक पार्टी के हिसाब से एनफोर्सेबल है लेकिन अगली पार्टी के हिसाब से एनफोर्सेबल नहीं। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, तो बस ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, छोटू सा बिल्कुल क्लियर। फोर्थ आता है, दिस इज इंटरेस्टिंग, वो सॉरी फिफ्थ आता है इलीगल, फिफ्थ आता है बेटा इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल सेम चीज, क्या बोल रहे हैं इसमें लिखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which is forbidden by law and it is punishable under the IPC, इंडियन पिनल कोड। एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब ये क्या है, ये क्या है, देखो पहले वाला जो था ना, पहले वाला वो लॉ में ना उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर आपने पहले ये वाला करा, मैंने आपको खाने पे इनवाइट करा, तो क्या लॉ में फॉरबिडन है, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी खाने पे, वो एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो फॉरबिडन है और अगर आपने करा तो पनिशमेंट है। समझ गए क्या दोनों में डिफरेंस। एक और चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है इससे, बेटा जितने भी
वॉइड एग्रीमेंट होंगे, क्या जरूरी है वो इलीगल हो? क्या वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होना से जरूरी है? नहीं। लेकिन जितने भी इलीगल वाले हैं वो हमेशा क्या होंगे? मतलब जैसे आपने सोशली इनवाइट करा तो वो वॉइड है, लेकिन वो इलीगल थोड़ी है। तो वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं होते। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट, जैसे इलीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल, जैसे कोई भी ऐसी चीज है जो इलीगल, मर्डर, स्मगलिंग, ऐसा, अब वो इलीगल है। इलीगल के साथ साथ वो लॉ में एनफोर्सेबल भी तो होंगे ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे बोला सर एक मर्डर करना है, 5 लाख रुपए ले लो, मैंने 5 लाख रुपए ले लिए, अब मैंने मर्डर करने से क्या कर दिया, तो ये कोर्ट में जाके बोलेगा कि मेरे 5 लाख रुपए वापस दिलाओ, उन्होंने मर्डर करने वाला। सुनते पहले तो ऐसा करेंगे कि भाई तूने मर्डर करने के लिए इसको पाके दिखाया तुम्हें, तो लॉ में एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड इट इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी, फुल स्टॉप। इसी के अंदर लिखना, द लॉ विल नॉट एनफोर्स, द लॉ will not enforce, the law will not enforce such a contract, the law will not enforce such a contract, but also the connected contracts। इसको ना अंडरलाइन कर लेना, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। पहली बात, जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं, और उसके साथ साथ जो कनेक्टेड वाले हैं ना वो भी नहीं होंगे। सर कनेक्टेड मतलब अभी बताओ। इसी के आगे फुल स्टॉप के आगे आगे कंटिन्यू करो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टार बनाना, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। बेटा जितने भी इलीगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये बात भी मैंने बता दी। संदीप जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे बेटा? वो होंगे होंगे। इलीगल तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ना, तो ये सारे वॉइड है। लेकिन जितने भी वॉइड है जरूरी नहीं वो इलीगल। जैसे खाने में इनवाइट करना, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि लॉ में इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन क्या मुझे जेल में थोड़ी डाल देंगे? तो जितने भी वॉइड है वो जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने अंडरलाइन करके बोला था, बाद में समझाऊंगा। आपको याद है मैंने बोला था ये जो इलीगल वाले होते हैं ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते। इसके साथ में बट कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। सही का मतलब बेटा इसमें कह रहा ना कि मान लीजिए ये एक पर्सन है ए और यश ये एक पर्सन है बी। अब बेटा ए ने बी को ऑफर दिया। ए ने बेटा बी को क्या दिया? ऑफर। और इस ऑफर में ना तीन चार चीजें कर रहे थे। मतलब इसने बोला देख पहले ना तुझे ना राइस सप्लाई करने 100 kg। संदीप को दिक्कत है राइस सप्लाई करने। सेकंड तुझे ना ट्रक में वीट भी सप्लाई करना है 50 kg, पॉइंट डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक। इसके साथ साथ तुझे ड्रग्स सप्लाई करने 10 kg। कोई दिक्कत? ऑफर दिया कि ट्रक लेके जाना है पॉइंट ए से बी पे, जिसमें 100 किलो क्या होगा? पहली दूसरा वेट कितना? 50, ट्रक कितना? और इसके बदले में आपको पे करूंगा 1 करोड़। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ऑफर दिया। अब सुनना ध्यान से, आपको क्या लगता है 1 करोड़ रुपए वीट और राइस सप्लाई किसके लिए? ड्रग्स के लिए। बस वो ड्रग्स को छुपाने के लिए बाकी चीज क्या है? वीट और राइस। मैंने ऐसे रखा ना थोड़ा सा ड्रग, फिर एक जगह ड्रग वीट राइस दबा किसे करके। अब यहाँ पे एक्चुअली तीन ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में तो तीन ऑब्लिगेशन है, राइस, वीट और ड्रग्स। अच्छा एक बात तो क्या वीट और राइस को सप्लाई करना इलीगल है? ये तो इलीगल है। लेकिन यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट कौन सा है? ये वाला इलीगल है। और यहाँ पे इलीगल होने की वजह से ये क्या बन गया? वॉइड। यानी ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। अरे एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और ये फॉरबिडन है।
और अगर पकड़ के तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो लॉ क्या कहते हैं, कहते हैं उस पूरे एग्रीमेंट में जो इलीगल वाला पार्ट है हम उसे तो वॉइड मानेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इलीगल से जो कनेक्टेड वाले पोर्शन है, जैसे रीड और राइट करना, सप्लाई करना इलीगल नहीं है, वॉइड नहीं, वैलिड है, लेकिन क्योंकि वो कनेक्टेड टू है तो हम इस पूरे के पूरे को ही क्या मानेंगे, इलीगल, और इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। बेटा क्या समझ आया, क्या ये बात समझ आती है आपको? फिर से मैं एक बार यहाँ पे रीड करवा दूं, देखो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी। पॉइंट नंबर 2, द लॉ विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब वैसे तो ये राइट और इलीगल या वॉइड नहीं है, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड है टू अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो अब हम इसे क्या मानेंगे, इलीगल बोल के वॉइड मानेंगे, नॉट एनफोर्स। बात समझ आई? और लास्ट पॉइंट क्या बोला, जितने भी इलीगल है वो वॉइड होंगे, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं है। समझ आया? पक्की बात है। कितने पॉइंट बताए मैंने आपको, 5। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारे सेक्शन 10 के फुलफिल करता है, एनफोर्सेबल है, बाइंड कर लो। सेकंड बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड में बताया व्हिच सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हिच सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू डेथ, चेंज इन लॉ, फायर वायर हो गई उसके चक्कर में। थर्ड था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल क्या होता है, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one party but not at the option of the aggrieved party, but not at the option of the aggrieved party। ठीक है, और ये तभी होगा जब फ्री कंसेंट नहीं थी, फ्री कंसेंट कब नहीं होती, 5 केस में। फिर फोर्थ बताया वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई दिक्कत नहीं, सोशल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट बताया क्या था, इलीगल विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, पनिशेबल अंडर द आईपीसी, और इसके अलावा जितने भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या होंगे, वॉइड। और सारे इलीगल वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड इलीगल नहीं। कोई दिक्कत? चलो इसी से ना, इसी से अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया बनाने के लिए एक क्वेश्चन लिखो, मतलब एक हेडिंग लिखना, डिफरेंस बिटवीन, पेपर में आता है बेटा 6 नंबर का, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एग्रीमेंट्स वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एग्रीमेंट्स वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट्स। बेटा यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे जब भी डिफरेंस लिखेंगे। अभी तक मैंने आपको कोई डिफरेंस लिखवाया, इसका लिखवाया, कोई लिखा है मैंने डिफरेंस? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, है ना, याद है ना, बेसिस करके करवाया था। हाँ तो लॉ में जब भी आप डिफरेंस लिखोगे हमेशा ऐसे लिखना है, एक जगह बेसिस, फिर पहला लिखेंगे हम वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा लिखेंगे हम इलीगल एग्रीमेंट। एक वॉइड और एक इलीगल। बेटा बेसिस नंबर 1 आपको ऑलरेडी पता है क्या होगा बेटा, मीनिंग। तो मैं अभी, आप भी ऐसे कर लो, मैं भी ऐसे कर रहा हूं, सेम एज अबव। भाई अभी ऊपर डेफिनेशन लिखवाइए, दोबारा लिखवाने का कोई फायदा तो नहीं है ना, सेम एज अबव। अगर मेरे को बतानी है तो क्या संदीप, बेटा वॉइड क्या होते थे, एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इलीगल विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी। डेफिनेशन तो क्या है? सेकंड ना, सेकंड है बेटा स्कोप, सेकंड है स्कोप, याद रखना। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट necessarily illegal but illegal agreements are always void। ये बात बता दी थी ना, वॉइड एग्रीमेंट जरूरी है, लीगल वाले हमेशा
वॉइड होंगे कंपल्सरी। थर्ड बेटा नेचर, वॉइड में लिखेंगे ये नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। बेटा वॉइड वाले जरूरी क्या फॉरबिडन बाय लॉ? क्या सोशल, क्या मैरिज और डिनर पे इनवाइट करना फॉरबिडन है लॉ? नहीं भाई, तो बस एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। आप लीगल एक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर पाते, बट आप फॉरबिडन थोड़ी है, मंगवा दो। लेकिन संदीप जो इलीगल वाले होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? फॉरबिडन बाय, फॉरबिडन अंडर लॉ, फॉरबिडन अंडर लॉ। पॉइंट नंबर 4 डालो नेचर के बाद। पॉइंट नंबर 4 है पनिशमेंट। अरे पता है तो है, क्या वॉइड वालों में पनिशमेंट होती है? क्या इलीगल वालों में कंपल्सरी पनिशमेंट होती है? यस। तो लिखो बेटा यहां पे, यहां पे लिखना पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। और इधर लिखना बेटा पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर लाइबल फॉर पनिशमेंट, आर लाइबल फॉर पनिशमेंट। तो अगर आप नोटिस करो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला मीन बता दिया, सेकंड स्कोप। वॉइड वाले इलीगल नहीं होते, इलीगल वाले वॉइड होते। ये फॉरबिडन नहीं होते, ये फॉरबिडन। इनमें कोई पनिशमेंट नहीं होती, इनमें पनिशमेंट होती। सिंपल। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट लिखना कोलेटरल एग्रीमेंट। सर ये क्या है बेटा? कोलेटरल मतलब पता क्या है? कोलेटरल मतलब पता है कनेक्टेड या सेकेंडरी। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, यश याद है बेटा? इलीगल के केस में जो कनेक्टेड या सेकेंडरी या कोलेटरल एग्रीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन यहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं है। इलीगल तो डन है, इलीगल वाला तो वर्ड है ही। उसके आसपास कोई कनेक्टेड कनेक्टेड कॉन्टैक्ट भी है, हम उसे भी डीम्ड मान सकते हैं, क्या है वर्ड। जैसे यहाँ पे राइस और बीट वाला लिया था ना, सब कुछ वर्ड मानेंगे अगर इलीगल से कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो कोलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली void. Collateral agreement are not necessarily void agreements. फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है? इसे लिखना इट मे ऑल्सो बी void और इट मे ऑल्सो बी वैलिड। मतलब यहां पे क्या है, यहां पे जो कोलेटरल एग्रीमेंट होगा ना इसके साथ, वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन यार इलीगल में तो मैंने यही अंडरलाइन करवा दिया था। इलीगल वाला जो होता है, इलीगल वाला, उसमें ये गारंटी है कि जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा क्या होगा? वॉइड। गारंटी है, कुछ सोचना ही नहीं। तो यहां लिख लेंगे हम लास्ट पॉइंट कोलेटरल, ब्रैकेट में लिख लेना कनेक्टेड एग्रीमेंट्स टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड।
कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब लास्ट कौन सा बच गया, जल्दी से देखो, छठा वाला। छठा आपको दिखेगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी के बेसिस पे 5-6 थे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड, और लास्ट जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक नया चीज है आपके लिए, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ी सी नई चीज है, छोटा सा है बट कोई दिक्कत नहीं। लिखो बेटा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलता है समझते हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है समझते हैं। पता है क्या बोलता है, ये कहता है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ में एनफोर्सेबल थे, जो लॉ में एनफोर्सेबल थे, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट होने के कारण अब लॉ में एनफोर्सेबल नहीं। सर ये तो वॉइड की तरह हो गया, जो सीज टू बी एनफोर्सेबल था। बेटा दोनों में डिफरेंस है। देखो अनएनफोर्सेबल में क्या होता है ना, अनएनफोर्सेबल में जो पहले ये वैलिड था, एनफोर्सेबल था, अब ना कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हुए आपके तरीके से, मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है आपने, और अब वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाता। वॉइड वाले में क्या था भाई, कॉन्ट्रैक्ट था, एनफोर्सेबल था, एक पार्टी मर गई, अब एक उसमें उसकी गलती है, लॉ में चेंज हो गया, उसमें उसकी गलती है, मतलब वहां पे जो रीजन था वो अनअवॉइडेबल था, आपके कंट्रोल से बाहर था। अनएनफोर्सेबल में क्या होता है, यहाँ पे लॉ में एनफोर्सेबिलिटी है, लेकिन आपने कोई गड़बड़ कर दी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जो अभी आप पढ़ोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वो ना रिटर्न भी बन सकता है, ओरल भी बन सकता है, रिटर्न भी बन सकता है, और ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी का लॉ पढ़ोगे ना, प्रॉपर्टी का लॉ, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ होता है, उसमें बोला, क्लियरली बोला है, एग्रीमेंट को हम वैलिड तभी मानेंगे जब वो रिटर्न होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला ओरल रिटर्न दोनों हो सकता है, लेकिन उस लॉ ने बोले कि हमारी केस तो हम क्या मानेंगे, रिटर्न। अब अगर आपने एक प्रॉपर्टी का लॉ बनाया, ओरली बना दिया गलती से, क्या बना दिया, ओरली। अब देखो टेक्निकली तो वो बन सकता है ओरली इसके हिसाब से, लेकिन भाई वहां पे आपको ढंग से नॉलेज रखनी थी ना कि प्रॉपर्टी का हमेशा रिटर्न ही बनेगा, और आपने रिटर्न में उसको छोड़ दिया, रिटर्न नहीं लिखा, तो अब वो बाद में एनफोर्सेबिलिटी में क्या आएगी, उसकी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा बाद में आएगा। एक चीज होती है टाइम बार डेट। क्या चीज होती है, टाइम बार डेट, टाइम बार डेट। अब ये क्या होता है मैं बताऊं। जैसे ये होता है ना, मैंने फॉर एग्जाम्पल संदीप, मैंने तुम्हें गुड्स दी, अब गुड्स के बदले तुम्हें पैसे देने हैं। बेटा पैसे जो देने हैं वो तू मुझे देगा। अब इसने बोला सर क्रेडिट पे दे दो, 1 महीने बाद दे दूंगा। ड्यू डेट कब की है, 1 महीने की। 1 महीने इसने मुझे पैसा नहीं दिया, 1 महीने बाद मैंने इससे पैसा मांगा भी नहीं। अब बेटा 1 महीने के बाद जब ड्यू डेट आ गई ना, उसके बाद एक बात बताओ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसे मांगना। तो लॉ ने बोला है मैं इससे पैसे सिर्फ 3 साल के अंदर मांगा। ये लॉ में लिखा है, एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। आप गुड्स के बदले अगर कोई डेट है तो वो सिर्फ ड्यू डेट के 3 इयर्स तक ही मांग सकते हो। ठीक है, अब ड्यू डेट हो गई 1 महीना, 1 महीने के बाद मेरी सिक्योरिटी पैसे मांगने जाना। लेकिन मान लो 1 साल हो गया मैंने मांगा नहीं, 2 साल हो गए मैंने मांगा नहीं, 2.5 साल के बाद मैं गया मैंने मांग लिया, तो उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में 3 साल लिखा है। 2 साल 11 महीने पे गया मैं, देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गलती से 3 साल के एक दिन बाद चला गया, अब क्या ये बाउंड्री पैसे देने की? अभी अगर मैं कहूंगा यार देख हमारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तूने बोला था इतने 1 महीने बाद देगा, मैं तो 3 साल बाद आया, इससे बेटा कोई नहीं ना, ये तो गड़बड़ा, 3 साल बाद आया। टाइम बाद लिमिटेशन एक्ट पढ़ो, उसमें लिखा था ड्यू 3 साल तक आप मांग सकते हो, ऐसे थोड़ी 10 साल बाद आप आ रहे हो। 3 साल का टाइम दिया ना, तो मांगो, आपका पैसा मांगो, हम दे देंगे। लेकिन अगर आप 3 साल को क्रॉस कर गए, अब मेरे पास लीगल राइट पैसे मांगने का नहीं है। तो अब पहले तो वो इनफोर्सेबल था जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरे 3 साल में पैसे ना मांगने की वजह से, मेरी डिफॉल्ट की वजह से, अब वो लॉ में इनफोर्सेबल नहीं। समझ आया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे आपके एक्ट की वजह से
आपने जो आपका जो होता है ना टाल बढ़ाई वाला व्यवहार, उसकी वजह से यहाँ पे आपका लॉ में एनफोर्सबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन वर्ल्ड में वो नेचुरली हो रहा था, डेथ हो गया, चेंजिंग हो गया। समझ आया? तो एक बार इसे लिख लेते हैं। लिखो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस। बेटा गुड इन सब्सटेंस का मतलब क्या है? लॉ एनफोर्सेबिलिटी बढ़िया है उसकी, उसकी लॉ एनफोर्सेबिलिटी क्या है? बढ़िया, सही है एकदम। बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है बेटा एब्सेंस इन राइटिंग, जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी वाला केस बताया था, कॉमा टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, एक्सेट्रा। वन और बोथ द पार्टीज, both the parties one or both the parties cannot sue upon it, cannot sue upon it, full stop। आई होप क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट संदीप कैसा है बेटा? गुड इन सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? गुड, बढ़िया है, लॉ में इन्फोर्स सब कुछ सही है। बट किसी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण, अब वो टेक्निकल डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल आपकी बुक में कहती है, वही आएंगे पेपर में क्या? या तो राइटिंग की एब्सेंस, जैसे प्रॉपर्टी के केस में बोला था राइटिंग, अब आपने राइटिंग नहीं लिखा, या फिर अगर वो टाइम बार्ड हो गया, और ये टाइम बार्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लिमिटेशन एक्ट। ये आपके सीए के सिलेबस में तो कभी नहीं है, फाइनल तक लिमिटेशन एक्ट में था, किसी काम लीगली किसी काम को करने की ना लिमिट्स बताता है, कि वो यही बता रहा है ये वाला काम करना है। तो उसने टाइम मार्क के लिमिट दिया कि जब भी आप गुड्स खरीदोगे ना क्रेडिट में, तो ड्यू डेट के 3 साल में पैसे रिकवर कर लेना। अगर ड्यू डेट के 3 साल में पैसे रिकवर कर लिए, तो फिर आप रिकवर करने का राइट रखते हो। अगर 3 साल एकदम लैप्स हो गए, तो आपका लीगली कोई राइट नहीं है रिकवर करने का। मतलब फिर तो संदीप के ऊपर है कि वो पैसे देगा या नहीं देगा। अगर संदीप को मैं नहीं दे रहा, तो क्या मैं लीगल एक्शन ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो टाइम आउट नहीं है। ठीक है, तो टाइम आउट क्या, उसकी वजह से एक पार्टी या दोनों पार्टी कैन नॉट sue अपॉन इट। ठीक है संदीप भाई? तो अनएनफोर्सेबल क्या होता है? जो सब्सटेंस में कैसा है? गुड, लेकिन किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अब आप उसे नॉन एनफोर्सेबल क्यों नहीं करते? और वो टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकता है? कुछ भी, राइटिंग का एब्सेंस, टाइम बार्ड वाला लिमिटेशन, व्हाटएवर। पहले बताइए बेटा, यहाँ पे क्या आपको 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फाइव। बड़े आराम से, बहुत पेशेंस के साथ आपको समझते चलना है। एक बार जब बेस डेवलप हो गया ना, और हमारी क्लास रिदम में आ गई, जैसे भी है, जून ऑनवर्ड्स हम जून ऑनवर्ड्स प्रॉपर्ली सेट हो जाएंगे बैच। तो एक बार जब रिदम में आ गई, उसके बाद पेस पकड़ लेंगे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बस आप बेस डेवलप कर लो कि चीजें आपको एकदम लॉ को ना पढ़ने का तरीका, मेथड समझ आ जाए कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये जो चीजें, ये नोट्स पढ़नी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, गारंटी बुक देखनी भी नहीं है बुक एक बार। अगर आपको क्रॉस चेक करना, आप देख लेना सब कुछ वही लिखा है, उससे बेटर तरीके से लिखा है। बस एक चीज मैंने बता दी, नोट्स के बाद हमेशा क्या करना है चैप्टर के? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन और बैक के क्वेश्चन का काम नहीं हो पाएगा, अभी बता रहा हूं।
ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स तो सारे देखने ही है कंपल्सरी। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला क्वांटिटी था, जो सबसे बड़ा था जिसमें टाइम लगेगा वो था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो जल्दी से बेटा इसको भी देख लेते हैं। सेकंड आया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला बेटा नंबर 1 डालो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेस। अरे भैया क्या बताओ इसमें, यश ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेटा जिसमें आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब एक्सप्रेस दो तरीके से, चाहे रिटर्न चाहे ओरल, दोनों एक्सप्रेस में आते। बच्चे समझते हैं रिटर्न वाला बनाना, एक्सप्रेस मतलब आपने बता दिया। अब जैसे मैंने तुझे कॉल पे बोला कि यश टी को पढ़नी है, लॉ पढ़नी है, तूने कहा हाँ सर पढ़ूंगा, फीस मैंने बोला 10,000, तूने कहा ओके काट दिया। ये जो है ये क्या है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ओरली बनाया ना एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होता है जिसमें आप टर्म एंड कंडीशन को ऑफरिंग या प्रॉमिस को एक्सप्रेस करते हो, आइदर बाय वर्ड्स ओरल फॉर्म में या फिर बाय राइटिंग, दोनों कंसिडर हो। ठीक है, जो टेलीफोन में बन रहा है वो भी ओरल एंड एक्सप्रेस मानेंगे। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे से एक्सप्रेस को समझते हैं ओनली रिटर्न, इम्प्लाइड को समझते हैं ओरल ना। ये एक्सप्रेस प्लस रिटर्न दोनों सब कुछ इसमें आएगा। यहाँ पे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ बेटा, ये रिटर्न फॉर्म में भी होगा एंड ओरल फॉर्म में भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, देखो, a contract would be an express contract if the terms are expressed by words, comma, either oral और इन राइटिंग। संदीप बेटा क्लियर है। मतलब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कब मानेंगे, जब टर्म्स जो है ना, टर्म्स वो क्या होगी, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स। जब आप एक्सप्रेस करो वर्ड्स की फॉर्म में, और वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, आइदर ओरल और इन राइटिंग, ये दोनों एक्सप्रेशन में मानेंगे। चाहे आप बैठ के पेपर पे बना रहे हो, चाहे आप बैठ के कॉल पे बना रहे हो, दोनों एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, बढ़िया सर। बेटा सेकंड कौन सा था, सेकंड था कौन सा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड क्या है बेटा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ठीक उल्टा कर दो बेटा, ठीक उल्टा। एक्सप्रेस होता है जो वर्ड्स की फॉर्म में बनता है, इम्प्लाइड में वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, रिटर्न फिर भी बन जाता है। सर ऐसा कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो है ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बनता है कंडक्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कंडक्ट। जैसे कंडक्ट, तुम बस में ट्रैवल करते, बस में ट्रैवल, कहाँ से आप तुम रहते हो, मेहरोली, तो तुम मेहरोली से यहाँ, कोई ऐसे बस का नंबर होता है क्या, बस में बस का नंबर होता होगा ना कोई, 510 520, है ना, कौन सी बस नंबर। अच्छा 433 तुझे पता है कि वो आती है मेहरोली से आती है और इधर की साइड इधर मालवी की तरफ आती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल बस का नंबर है 433, तुम ऐसा बता रहे हो एक बस है जो इस रूट में चलती है, तू स्टैंड पे खड़ा, बस के सामने खड़ी होके गेट खुला, उसने आपको एक इम्प्लाइड ऑफर दिया, उसने कुछ बोला। चलो प्राइवेट बसेस में तो कंडक्टर आवाज लगा देता है, डीटीसी में तो कोई कुछ बोलता नहीं है, भाई तुम्हारी मर्जी बैठो ना बैठो,
तो बस जैसे रुक के गेट खोला, मतलब उसने एक इंप्लाइड आउटपुट दिया कि जिसको इस रूट पे जाना है वो आगे बढ़। आपने बिना कुछ बोले अंदर गए, टिकट सिस्टम पे बैठ गए, ये क्या हो गया, एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। और अब ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये किसने रिटर्न ओरल फॉर्म में बोला नहीं है, ये आपने कंडक्ट से बना लिया। कंडक्ट कैसे, आप बस रुकी गेट खुला वो उसका कंडक्ट था, आपने बस पे चढ़ गए, इसका मतलब आपने इंप्लाइड ही क्या नहीं दी, एक्सेप्टेंस कि मुझे इस रूट पे जाना। भाई कश्मीरी गेट पे दिल्ली टू मनाली की बस लगी हुई है, ठीक है, दिल्ली टू मनाली। अब मैं गया, गेट खुला था, मैं चढ़ गया, इसका मतलब मैंने इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मुझे मनाली जाना है। समझ लो, तो यहाँ पे कोई वर्ड्स का रोल नहीं है, ना ओरल ना रिटर्न, यहाँ पे कंडक्ट लगता है, क्या लगता है, कंडक्ट बोलते हैं इंप्लाइड। तो लिखेंगे क्या उल्टा, कह रहे हैं implied contracts implied contracts are formed by action or conduct of the parties or course of dealings between them। अब बस इतना याद रखना, वर्ड को क्लियर रखना, एक्शन और कंडक्ट। ठीक है, इसी में ही एक और पॉइंट लिख लेना, नोट डाल के, द कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। बेटा क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मेड होगा कैसे, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा, कॉमा, द प्रॉमिस इज said to be implied। ठीक है संदीप, तो यहाँ पे बेटा क्या बोला, यहाँ पे एक्शन और कंडक्ट का यूज होता है, यहाँ पे वर्ड्स का कोई भी यूज नहीं होगा, तो बोला कॉन्ट्रैक्ट में होगा वर्ड्स के अगर वर्ड्स का यूज नहीं होता, रिटर्न ऑफ। और यहाँ पे प्रॉमिस कैसा होगा, इम्प्लाइड। जैसे उसने गेट खोला, उसका इम्प्लाइड ऑफर था, आप बस पे चढ़ गए, वो आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था और प्रॉमिस हो गया इम्प्लाइड। एक और एग्जांपल, आप ट्रेन से उतरे, कुली आया, कुली ने बैग उठाया अपने अपने कंधे पे और आगे बढ़ गया। अब कुली की ड्रेस में था वो, उसने बैग उठाया, मतलब आपने उसे इम्प्लाइड, उसने आपको क्या दिया, इम्प्लाइड ऑफर। अब आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, आप कहते नहीं भैया नहीं लेना, रख दो, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसे चढ़ा दिया और आप आगे आगे चलते रहे, वो पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या हो गया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे वर्ड रिटन फॉर्म में कुछ नहीं होना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आएगा, तो ये हो गया एक्सप्रेस और ये हो गया इम्प्लाइड। ठीक है, अच्छा इम्प्लाइड में ही ना, वैसे इन्होंने ना अलग पता नहीं क्यों कर दिया, लेकिन इम्प्लाइड को ही ना, मैं बता रहा हूं बेटा, इम्प्लाइड में ही ना एक और नाम होता है तस्दीक, और एक और नाम होता है क्वेश्चन। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप होते हैं, दो, तस्दीक और क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने एक बार क्वेश्चन को अलग रखा है इस बुक में, पता नहीं क्यों, वैसे पहले तक इसके दो पार्ट थे, और भी। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो था ना, उसका एक खत्म, क्वेश्चन को इन्होंने सेपरेट कर दिया। तो अब याद रखना, इम्प्लाइड और तस्दीक क्या है, सेम। तस्वीर बेटा एक लैटिन वर्ड है, और तस्वीर मतलब है साइलेंट, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं करते, साइलेंट होता है। तो मैं ना यहाँ पे इम्प्लाइड के नीचे ही एक नोट एक और बनाऊंगा, नोट नंबर 2, और उस नोट में हम लिख लेंगे तसीड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में हम लिख देता हूं सेम एज
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तस्वीर में लिखेंगे बेटा। द वर्ड tacit means silent. The word tacit means silent. Full stop. Tacit contracts are those that are that are formed through the conduct of the parties without any words spoken or written. ठीक है, तो बेटा मैं पहले बता रहा हूं, जब भी इंप्लाइड को बताना हो ना, तो आप इंप्लाइड को भी बताओगे और इंप्लाइड के साथ साथ किसको बताओगे? तस्वीर। और अब देखो दोनों सेम है भाई, यहाँ पे किससे बन रहा है? थ्रू फॉर्म थ्रू दी कंडक्ट। यहाँ पे कंडक्ट क्या है? और एग्जांपल मैंने बता दिया, एग्जांपल किसका दिया मैंने, तो यहाँ पे ना एग्जांपल भी लिख देना ताकि आपको याद रहे। बेटा एग्जांपल से याद रखना प्लीज। एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहला बस स्टैंड वाला, याद रहेगा ना, बस जब आती है स्टॉप होती है स्टैंड पे। एग्जांपल नंबर 2 मैंने किसका दिया बेटा? पुली वाला। ये एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया मैंने, एक और दे रहा हूं, कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। अब आप बैंक गए, संदीप बैंक में तो एटीएम के आगे खड़ा हो गया, तू कुछ बोलता है, कुछ रिटर्न में लेता है, कार्ड लगाया, पिन डाला, अमाउंट डाली, पैसा आ गया। एक्शन और कंडक्ट से हो रहा है ना। तो वहां एटीएम में खड़े होने का मतलब क्या? तो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि मुझे क्या चाहिए? पैसे। उनने मशीन से पैसे दिए, निकाले तो इम्प्लाइड एक्सेप्ट है। समझा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? 100% क्लियर एकदम। तो याद रखना बेटा, इम्प्लाइड भी जो है वो तस्वीर का ही पार्ट, सेम एकदम सेम। और पहले तो पॉजिटिव के फॉर्म था, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा अलग था तो उन्होंने अलग किया, और मैंने बताया करना है ना। तो योगी एक्सप्रेस, योगी इम्प्लाइड, अब पॉजिटिव ई कॉमर्स और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो बाकी ये वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये दोनों हम खत्म करेंगे, फिर हम ऑफर एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? 100% एक बार रिकॉल करें हम क्या क्या करें। सबसे पहले वैलिडिटी वाले पूरे खत्म करे थे। पहला कौन सा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो बाइंड होता है, इन्फोर्सेबल होता है और सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल को फुलफिल करता है। सेकंड होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या है? सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डेथ हो सकती है, चेंज इन लॉ हो सकता है, फायर वायर हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। थर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, छोटा भीम वाला एग्जांपल याद रखना सर। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है at the option of one party but not at the option of the aggrieved party. Voidable contract तभी बनता है when consent is not free, and consent is not free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Clear? Fourth था void agreement, agreement which is not enforceable by law. कोई forbidden नहीं, कोई punishment नहीं, law में enforceability नहीं मानी, social agreements की बात करें। Fifth, illegal, which is forbidden by law and punishable under the IPC. Forbidden and punishable under the illegal agreement के जितने भी collateral agreement होंगे सारे void, सारे void होंगे। और लास्ट, सारे illegal agreement void होंगे, but void agreements are not necessarily illegal. फिर इन दोनों का डिफरेंस कराया था। void वाला एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इलीगल की डेफिनेशन, ये फॉरबिडन नहीं होते, इलीगल फॉरबिडन होते हैं। वॉइड वाले में पनिशमेंट नहीं होती, इलीगल में पनिशमेंट होती। जितने भी वॉइड है वो इलीगल नहीं होते, बट सारे इलीगल क्या होते हैं? वॉइड। वॉइड के जितने भी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वॉइड वैलिड हो सकते हैं, लेकिन इलीगल के सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वॉइड। लास्ट, अनएनफोर्सेबल बेटा याद रखेंगे, जो गुड इन सब्सटेंस है। क्या है? गुड इन सब्सटेंस।
बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा। और वो टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकता है? आपने एब्सेंस ऑफ राइटिंग ले ली, या लिमिटेशन एक्ट में आपका जो टाइम बार्ड हो गया, कोई भी चीज हो सकती है। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट ऑन द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में चार थे, मैंने दो बता दिया आपको। पहला था एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो बेटा वर्ड्स में बनता है। किसमें बनता है? आइदर राइट रिटन और स्पोकन, ओरल रिटन कुछ भी। इम्प्लाइड जहां पे वर्ड का कोई लिंक नहीं है, ना ही राइटिंग ना ही स्पोकन, यहाँ पे लगता है एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। क्या लगता है? एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। और इसी को ही एक और नाम से बोलता है टसीट। लैटिन में मतलब होता है साइलेंट। अगेन ये वर्ड्स में नहीं बनता, स्पोकन नहीं, ये कंडक्ट और एक्शन से बनता है। ठीक है, पुली वाला एग्जाम्पल, एटीएम विड्रॉ वाला एग्जाम्पल, बस वाला एग्जाम्पल, ऐसे। ठीक है, फिर मैं ओएससी के ऊपर तो जानना है ई और ये अगली क्लास कराऊंगा। और अगली क्लास में चैप्टर अगला नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ऑफर एंड एक्सेप्ट। ठीक है बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत? एकदम क्लियर अच्छे से? चलिए, थैंक यू सो मच। इसको ना अच्छे से एक बार प्लीज